शिवकांत शर्मा। शिवकांत जी, आप आइए। शिवकांत जी, जरा लंदन से बताइए आपको कैसा दिखता है यूएस का ये फैसला युद्ध में कूदने का। और जैसे मैं अभी विशंबर जी से पूछ रहा था, अमेरिका में दिक्कत नहीं हो जाएगी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डोनाल्ड ट्रंप के लिए? अब युद्ध शुरू कर दिया एक और। दिक्कत है वहां अमेरिका में। कांग्रेस में काफी ऐसी आवाजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उठ रही हैं। और वहां की परंपरा ये रही है कि अगर आप किसी देश के खिलाफ युद्ध में कूदते हैं तो उससे पहले कांग्रेस की यानी संसद की आपको अनुमति, संसद का अनुमोदन आपको लेना पड़ता है। दोनों जो बुश हैं उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, हालांकि आप इस पे बहस कर सकते हैं कि सीधा अनुमोदन लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि दूसरी जो लड़ाई है 2003 वाली, उसमें सीधा अनुमोदन नहीं लिया था, तो उस तरह से अनुमोदन लिया था। इस बार पूछा भी नहीं इन्होंने। और सेनेटर कई बहुत नाराज हैं। इनका अपना जो मागा बेस है, रिपब्लिकन पार्टी के दो धड़े हैं। एक तो दक्षिणपंथी धड़ा है, वो तो बड़ा खुश है, वो समर्थन भी कर रहा है, वो कह रहा है बहुत अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था वो बहुत बड़ा खतरा था, उस खतरे को उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इनका जो अपना मागा धड़ा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उन्होंने इनको इस आधार पे चुन के भेजा था कि आप अपने पांव दूसरों की लड़ाई में नहीं उलझाएंगे, और इन्होंने यही किया। इजराइल ने फंसा लिया था एक तरह से ट्रंप को। इजराइल को कमजोरी मालूम है, नेतन्याहू कहना चाहिए, नेतन्याहू को ट्रंप की कमजोरी मालूम है कि वो हमेशा जीत की ललक रखते हैं। वो जीतने वाले के साथ खड़ा होना चाहते हैं और अब जो है जीत का झंडा फहराना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको तश्तरी में रख करके जीत भेंट की। जब बातचीत चल रही थी तो मुझे लगता है कि उस वक्त कितनी पुरानी योजना थी ये तो बताया नहीं गया, लेकिन जिस नाटकीय तरीके से हमला हुआ और उस हमले में पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है, सैनिक नेतृत्व, वो एक तरह से खत्म कर दिया ईरान का एक ही दिन में। और ईरान की जो एरिया सुपीरियरिटी हासिल कर ली, तो खुली एक तरह से छूट हो गई अमेरिका के लिए। तो पहले तो थोड़ा सा संकोच उन्होंने दिखाया, डिस्टेंस रखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो तारीफ के पुल बांधने शुरू किए कि साहब इजराइल ने कितनी अच्छी कामयाबी हासिल की है। और जब उनसे कहा गया कि इनको रुकवाइए पहले, बातचीत तो तब शुरू होगी, तो कहा नहीं, जो जीत रहा हो उसको रुकवाना बड़ा मुश्किल होता है। असल में तो भारत को इसे समझ लेना चाहिए कि देखिए, मतलब एक देश है जो लड़ाई में जो है वो गलत लड़ाई है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र की बात करें, क्योंकि इजराइल तो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, जबकि उसके पास परमाणु हथियार हैं। और 1968 से एनपीटी का मेंबर है इजराइल। इजराइल के जितने भी आपने परमाणु ठिकानों पे हमले किए हैं वो सारे के सारे आईएईए की देखरेख में है। और एनपीटी का जो रेजोल्यूशन है, ये जो है वो खास तौर पे कहता है अगर आप उन ठिकानों पे हमले करेंगे तो इसका उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र के दुनिया भर के चार्टरों का इन्होंने उल्लंघन किया। तो एक तरफ तो जो देश इन सब का उल्लंघन कर रहा था वो तो उसके साथ खड़े थे, खुश हो रहे थे उल्टा। तो भारत रुक क्यों गया ये समझ में नहीं आ रहा है। किसके रुकाए से रुका है ये भारत को सोचना पड़ेगा। तो बहरहाल वो तो एक तरह से अचकचा रहे थे कि मौका देख रहे थे कि हमला करने का मौका मिले, तो उन्होंने हमला कर दिया। और सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि ईरान को मजबूर किया जाए जिस तरह का समझौता वो करना चाहते हैं। और समझौता वो ये करना चाहते हैं कि आप परमाणु महत्वाकांक्षा छोड़ दें और उसके साथ साथ जो आपका मिसाइल कार्यक्रम है उसे भी बंद कर दें। जबकि ईरान के लिए ये बहुत बड़ा अस्तित्व का संकट। वो ये भूल जाते हैं कि परमाणु कार्यक्रम मुल्लाशाही से शुरू नहीं हुआ ईरान का। ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो है वो 70 के दशक से शुरू हुआ। जो उससे पहले जो राजशाही थी उसका शुरू किया हुआ 1974 में। हेनरी किसिंजर बहुत नाराज हुए थे जब इन्होंने बड़ी तेजी से उसका विकास करना शुरू किया था। तो जो लोग हैं वो माफ नहीं करेंगे अगर इन्होंने इस तरह का समझौता कर लिया। तो ये भी दुविधा में है मुल्लाशाही भी कि समझौता करेंगे तो किस बिना पे करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि लड़ाई तो छोड़िए, अभी फिलहाल जैसे बशर अल असद ने 12 साल काटे, सद्दाम हुसैन ने 12 साल काटे, वार आप झेलते रहिए, अपने जो है वो शासन को बचाए रखिए, लोगों को नियंत्रण में रखिए। क्योंकि वहां जितनी फौज है, आपने फौज की संख्या बताई, उतने ही वहां जो है वो क्रांतिकारी, जिनको रेवोल्यूशनरी गार्ड कहते हैं, और एक बसीज नाम का एक चीज है उनके पास जिसको आप आरएसएस टाइप वो संस्था है। और उसके पूरे के पूरे जो है
लाखों में उनका संगठन है, तो लोगों पर कंट्रोल करने, धरपकड़ करने में वो बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो इन सब के सहारे वो किसी तरह से कंट्रोल रखना चाहेंगे और वक्त काटना चाहेंगे, और जब सही घड़ी आएगी तब वो बदला लेने की बात करेंगे। इस वक्त बदला लेने की बात करना खुदकुशी करना होगा। और मुल्ला शाही मुझे नहीं लगता इतनी बेवकूफ है, इसीलिए जो है वो अयातुल्ला साहब तो कहीं तहखाने में चले गए हैं। उन्होंने जो है वो संचार माध्यम भी बंद कर दिए हैं। वो एक व्यक्ति के माध्यम से ही जो है वो सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं ताकि उनको आप स्पॉट में कर सके। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और रहा आपने रूस के बम देने की बात, तो इस ईरान के पास ये जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं ये सब आया कहां से है? ईरान के पास पहले कुछ परीक्षण के लिए अमेरिका ने ही सबसे पहले संयंत्र लगाया था, उसके बाद उसमें रूस ने मदद की थी, उसके बाद फ्रांस ने भी मदद की थी, उसमें चीन का भी थोड़ा थोड़ा हाथ है, लेकिन वो सब नागरिक कार्यक्रम के लिए था। ये जो मतलब उसको वेपनाइज करने की जो प्रक्रिया है वो तो पाकिस्तान ने दी है, और पाकिस्तान ने ही उत्तरी कोरिया को दी है। तो ईरान के पास तो जो है ये सब आ ही रहा है ना। अब आपने उल्टा ईरान को भड़का दिया है कि एनपीटी में जो पर हस्ताक्षर करने के कोई मायने नहीं है। आप किसी भी संधि में इनके साथ भी अगर आप समझौता कर लें तो उसके कोई मायने नहीं है। हाँ। तो अब सीधी सीधी बात है, वो समझौता भी करेंगे और उसका खुला खुला उल्लंघन भी करेंगे, और आप उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो आगे चल के ये होगा, अगर इनकी सत्ता बनी रही तो इनका सबसे पहला लक्ष्य ये होगा कि किसी तरह से इस संकट की घड़ी से निकलें, अपनी सत्ता को बनाए रखें। अगर बने रहेंगे तो आगे जो करना है, बदला लेना है, ले पाएंगे। अगर इन्होंने अभी से छेड़खानी शुरू की, इसीलिए अभी तक आप देख रहे हैं किसी अड्डे पे किसी का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, हमास, आपके हिजबुल्लाह, हूती वगैरह, इन सब की ताकत जो है वो सीमित कर दी गई है। सीरिया भी जो है वो दूसरे पाले में चला गया है, ये सब है। लेकिन इराक इतना बड़ा देश है, उसमें जो है इतने सारे शिया हैं, आपके बहरीन में शिया हैं, अजरबैजान में शिया हैं, भारत दूसरा सबसे बड़ा शिया देश है। भारत को तो एक चिंता ये भी है कि अगर कहीं इन्होंने अयातुल्ला को या किसी धार्मिक नेता को निशाना बनाया तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी शियाओं, उसको झेलना भारत को भी पड़ेगा, पाकिस्तान को भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह 3-3, 4-4 करोड़ शिया हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो आगे चल के बाकी सब देशों को मिल बैठ करके ये सुलझानी पड़ेंगी। मुझे लगता है इसीलिए प्रधानमंत्री ने इतनी लंबी चौड़ी बात भी की है ईरानी राष्ट्रपति के साथ। तो ये सारी चिंताएं हैं। तेल की चिंता जो है वो हमारे सैनिक अफसरों ने गिना दी है। मुझे लगता है खाड़ी को बंद करने के लिए इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें खाली बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। वो बारूदी सुरंगें बिछने के खौफ से ही खाड़ी अपने आप ही बंद हो जाएगी। वो होर्मुज जल संधि जो है उसमें जितने भी जहाज जाते थे उनमें से 90% तो उन्होंने रास्ते बदल दिए। और उसकी वजह एक ये भी है कि इस बीच सऊदी अरब ने और यूएई ने इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पाइपलाइन बिछा करके और लाल सागर के थ्रू होकर के तेल और गैस के रास्ते खोल लिए हैं। तो पूरा का पूरा जो है वो तो उधर से नहीं जा सकता, लेकिन 30-40% ईंधन वहां से भी जा सकता है। तो इसलिए उनके पास भी विकल्प है। इनको भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तो देखना ये कि होता क्या है। और अमेरिका की अब ये उम्मीद ये है कि किसी तरह से ये कहने को ही सही समझौते के लिए तैयार हो जाए, लेकिन किसी तरह ये बोले कि भैया हाँ, हम पलटवार नहीं करेंगे और आइयो बातचीत कर लो।